नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इसके दो पार्ट हमने कवर कर लिए। ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मित्रों। आज ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और आर्थिक प्रभाव पढ़ेंगे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? अपना प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो 1849 में हुआ था, अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया और पंजाब का विलय कर लिया। तो पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हो गया? 1849 में। उस समय शासक कौन थे? दलीप सिंह, जो कि अंतिम राजा थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो ठगी प्रथा का अंत किया था। कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 के दशक में बेंटिक ने ठगों का दमन किया। यह ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के दौरान आंतरिक शांति स्थापित करने का एक बड़ा कदम था। रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रेत को पट्टा देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो सही क्या होगी? तीनों सही है, 1, 2 और 3, यानी तीनों ही बात सही है। रेतवाड़ी बंदोबस्त के लिए किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रेत को पट्टे देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। रेतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड में ये तीनों ही विशेषताएं शामिल थी। मुख्य रूप से मद्रास और बम्बई में लागू थी। जो रेतवाड़ी व्यवस्था ना मद्रास और बम्बई में लागू थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की जो सेकंड संधि है ना, वो हुई थी सुजाउद्दौला और कलायू के बीच में। पहली संधि सम्राट आलम के साथ हुई थी, जबकि दूसरी संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई, जिसके तहत नवाब को 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा था। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विनाश और ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों को कड़ी आलोचना करते हुए इसे घिनौनी नीति बताया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। 1802 की बसिन की संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की, जिससे मराठा स्वतंत्रता को भारी धक्का लगा था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया था, परंतु उन्हें बेदखली का डर कब सताता था? यदि वे निश्चित तिथि तक सरकारी लगान जमा न करें तो उनको अपनी जमीन का डर था। सूर्यास्त कानून के अनुसार निर्धारित दिन के सूर्यास्त तक लगान जमा न होने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। 1856 में अवध के विलय के समय वहां का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ये जेम्स आउट्रम था। 1856 में अवध के विलय के समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था। ब्रिटिश काल में औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए थे। मैनचेस्टर के सस्ते कपड़ों के कारण भारत का ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे मलमल उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किस गुप्त समझौते के तहत नवाब के साथ विश्वासघात किया था? मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा। क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ के साथ मिलकर एक साजिश रची थी ताकि सिराजुद्दौला को हराया जा सके। रेतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अपनी उपज का कितना प्रतिशत लगान के रूप में देना पड़ता था? तो ये है 33% से लेकर के 55% तक लगान देना पड़ता था। यद्यपि किसान सीधा मालिक था, लेकिन लगान की दरें इतनी ऊंची थी कि किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे।
सहायक संधि के तहत भारतीय राज्यों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी। इसके बदले अंग्रेज उन्हें क्या देते थे? बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी देते थे। अंग्रेजों ने वादा किया था कि वह राज्य की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें राज्यों को पूरी तरह पंगु बना दिया। महलवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लागू थी? उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में लागू थी। यह व्यवस्था पंजाब, गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के क्षेत्रों में लागू थी। किस मुगल सम्राट ने 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी? तो ये शाह आलम सेकंड थे। बक्सर की हार के बाद शाह आलम सेकंड को विवश होकर दीवानी अधिकार सौंपने पड़े, जिससे कंपनी एक राजस्व वसूली संस्था बन गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किस संदर्भ में किया था? ब्रिटिश शासन के शोषणकारी और गैर न्यायिक चरित्र हेतु किया था। अन ब्रिटिश, उनका मानना था कि ब्रिटेन में तो न्याय का शासन है, लेकिन भारत में अंग्रेज गैर ब्रिटिश तरीके से लूट मचा रहे हैं। प्लासी का युद्ध 1757 के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो ये था एडमिरल वाटसन। रॉबर्ट क्लाइव थल सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि एडमिरल वाटसन नौसेना का नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ही कलकत्ता पर पुनः विजय प्राप्त की गई थी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत किस रियासत के विलय को इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रद्द कर दिया था? तो यह करौली की। डलहौजी ने करौली का विलय करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि करौली एक आश्रित नहीं बल्कि संरक्षित राज्य था। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए नियुक्त ब्रिटिश सेना का भुगतान करने पर क्या दंड दिया जाता था? राज्य का एक हिस्सा छीन लिया जाता था। यदि कोई शासक नकद भुगतान नहीं कर पाता था तो उसे अपने राज्य का एक उपजाऊ हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था, जैसा कि अवध और हैदराबाद के साथ हुआ था। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था के कारण कौन सा नया वर्ग भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली होकर उभरा था? तो साहूकार और महाजन वर्ग। अत्यधिक लगान के कारण किसानों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। जमीन को बिक्री योग्य वस्तु बनाने से साहूकारों ने किसानों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? मिट्टी की गुणवत्ता और खेत के क्षेत्रफल पर। इसमें भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता था। भूमि की उत्पादकता के आधार पर लगान तय होता था, जो अक्सर बहुत अधिक होता था। 1764 के बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने मीर कासिम और शाह आलम सेकंड का साथ दिया था, लेकिन इस युद्ध में हार के बाद उसे अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि सहायक संधि ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो थॉमस मुनरो ने कहा था। थॉमस मुनरो ने इस नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि इसने राजाओं की अपनी ही जनता की नज़रों में शक्तिहीन बना दिया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में होने वाले अकालों का मुख्य कारण क्या था? खाद्यान्न का निर्यात और कृषि का वाणिज्यीकरण। अंग्रेज खाद्यान्न अनाज के स्थान पर नकदी फसलें नील और कपास उगवाते थे। सूखे के समय भी अनाज का निर्यात जारी रखते थे। मालवाड़ी व्यवस्था में माल शब्द का क्या अर्थ है? राजस्व की एक इकाई यानी गांव या गांव के समूह को महल कहा जाता था। माल एक प्रशासनिक और राजस्व इकाई थी, जिसके लिए पूरा गांव या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता था। अंग्रेजों ने भारत में नमक कर क्यों लगाया था? राजस्व बढ़ाने और ब्रिटिश नमक के व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए। नमक अनिवार्य वस्तु थी। कर लगाने से स्थानीय नमक महंगा हो गया और इंग्लैंड से आने वाले नमक को बाजार में फायदा मिला। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल के किस जिले की जमींदारी प्राप्त हुई थी? तो 24 परगना की जो जमींदारी है वो प्राप्त हुई थी प्लासी युद्ध के बाद। नवाब मीर जाफर ने इनाम के तौर पर अंग्रेजों को 24 परगना जमीन की जागीरदारी सौंप दी थी। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया, उसका तात्कालिक कारण क्या था? टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन, ये तात्कालिक कारण था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का।
टीपू ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर से मदद मांगी थी, जिससे वेलेजली ने सहायक संधि का उल्लंघन माना था। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत के कुल कितने क्षेत्र पर लागू थी? ये 19% पर थी स्थायी बंदोबस्त। यह केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किस वस्तु के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। 1813 के आंशिक रूप से और 1833 में पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। किसने कहा था हमारी प्रणाली एक स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे अच्छी चीज़ों को सोखकर टेम्स लंदन के किनारे निचोड़ देती है? ये था जॉन सुल्विन। मद्रास राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जॉन सुल्विन ने ब्रिटिश आर्थिक शोषण की सच्चाई को स्वीकार किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले मीर कासिम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में अत्यंत गरीबी में मृत्यु हुई थी। मीर कासिम युद्ध हारने के बाद भाग गया और 1777 में दिल्ली के पास गुमनामी और गरीबी में उसकी मृत्यु हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए तर्क दिया था। प्रजा कुशासन से त्रस्त है और प्रशासन में सुधार आवश्यक है। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था क्योंकि नवाब अंग्रेजों का वफादार था, उस पर हड़प नीति या गोद निषेध लागू नहीं हो सकती थी। ब्रिटिश काल में धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से यह सिद्ध किया कि भारत निर्धनता का मूल कारण यही निकास है। प्लासी के युद्ध के समय फ्रांसीसी भारत में कहाँ केंद्रित थे? चंद्रनगर में थे। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध से पहले ही बंगाल में फ्रांसीसियों के महत्वपूर्ण केंद्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था, ताकि वे नवाब की मदद न कर सके। किस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने जमींदारों को लगान वसूली के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की थी? स्थायी बंदोबस्त। 1799 के कानून द्वारा जमींदारों को यह शक्ति दी गई कि वे लगान न देने वाले किसानों की संपत्ति जब्त कर सकें। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को अस्वीकार करने वाला मराठा राज्य कौन सा था? होलकर था। इंदौर के होलकर ने लंबे समय तक संधि का विरोध किया और 1818 में मजबूर होकर संधि कर ली। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में था। बंगाल अंग्रेजों का मुख्य आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बन चुका था। भारत में औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रक्रिया किस काल में सबसे तीव्र रही? ये 1813 से लेकर के 1860 तक तीव्र रही। 1863 में व्यापारिक एकाधिकार खत्म होने के बाद ब्रिटिश मशीनी कपड़ों की बाढ़ आ गई, जिससे भारतीय बुनकर है वो बर्बाद हो गए। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के विलय के बाद वहाँ के शासन के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनाई थी? 3 सदस्यों की परिषद बनाई थी। इसमें हेनरी लॉरेंस है वो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स मेंसल भी शामिल थे। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस्तमरारी का अर्थ होता है सदैव के लिए स्थिर। तो इस प्रकार मित्रों ये पार्ट भी अपना यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आगे के पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।